We're going to study about the different types of exchange rate theories. एक्सचेंज रेट थ्योरीज जब हम डिटरमाइन करते हैं कि एक्सचेंज रेट कैसे क्या होगा, वो हम कैसे पता लगाते हैं, हमारे के अंदर कौन सी थ्योरीज होती हैं, वो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास मिन पैरिटी थ्योरी। मिन पैरिटी थ्योरी क्या कहती है? ये वो थ्योरी है जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में यूज़ की जाती थी। वो कहते हैं कि एक करेंसी में कितना गोल्ड कंटेंट प्रेजेंट है, इसके बेस पे जो है एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा। सबसे पहले हम लेते हैं 1 पाउंड। अगर 1 पाउंड में 10 ग्राम गोल्ड है और कहते हैं जो डॉलर है, 1 डॉलर में हमारे पास 2 ग्राम गोल्ड है। अब अगर जिसके पास 1 पाउंड है वो कितने डॉलर खरीद सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? 1 पाउंड वाले के अंदर थे 10 ग्राम गोल्ड, 2 डॉलर के अंदर थे 2 ग्राम, 1 डॉलर के अंदर थे 2 ग्राम गोल्ड। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 10/2, हमारे पास आ जाएंगे 5 डॉलर। मतलब जिस भी इंसान के पास 1 पाउंड है वो अपने पास 5 डॉलर उस टाइम पे खरीद सकता था। मिन पैरिटी थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर यही है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती थी। बट आज के टाइम पे जो मिन पैरिटी थ्योरी है ये यूज़ नहीं की जाती, बिकॉज जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था वो उसी के साथ ही ख़त्म हो गया था। देन वी हैव आवर नेक्स्ट थ्योरी विच इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या होती है? कहते हैं इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक्सचेंज रेट है वो उस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है। लाइक एक बास्केट ऑफ गुड्स है, इंडिया में उसका प्राइस 8500 है और यूएसए उसमें उसका प्राइस 100 डॉलर है। इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि जो चीज़ इंडिया में इस प्राइस पे है वही चीज़ यूएसए में उसी प्राइस पे होनी चाहिए। अब हमने इसमें पढ़ा कि इंडिया में 8500 की थी, यूएसए में 100 डॉलर की थी, तो एक्सचेंज रेट हमारे पास कितना आ गया? ₹85। ओके। इस थ्योरी में उन्होंने मेनली क्या बताया, जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी थी ये डिपेंड ही उस पर करती थी कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है। कि मतलब अगर हमारी कंट्री में गुड इतने का है तो उसी कंट्री में सेम गुड उतने का ही होना चाहिए। बट इस थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे। क्रिटिसिज्म क्या थे? वो कहते कि जो गवर्नमेंट है वो कहती है इसके अंदर कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं आता, बट हर किसी चीज़ में ट्रेड बैरियर होता ही होता है। जब अपनी कंट्री से यहाँ से कुछ हमको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो ट्रेड बैरियर लग ही जाते हैं, कुछ इंपोर्ट करना है तब भी ट्रेड बैरियर हो जाते हैं। कहते हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, बट देयर इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सबसे पहले क्या आ गया हमारा? ट्रेड बैरियर, देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नेक्स्ट जो कहते हैं ज़रूरी नहीं है जो चीज़ इंडिया में मिल रही है वही सेम चीज़, सेम प्रोडक्ट, सेम ब्रांड हमें यूएसए में भी मिले। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, सेम प्रोडक्ट ऑलवेज पॉसिबल। अब हम क्या पढ़ चुके हैं? मिन पैरिटी थ्योरी। नेक्स्ट हमने पढ़ ली परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। मिन पैरिटी थ्योरी जो थी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में आती थी, और जो परचेजिंग पावर थ्योरी थी वो क्या कहते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर क्या है, ये उसके बेसिस पे हमारा एक्सचेंज रेट जो था डिसाइड किया जाता था। नेक्स्ट वी हैव आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी क्या होती है? हमारा एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट फोर्सेस के। वेरी सिंपल। बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट फोर्सेस। इसकी वर्किंग कैसे थी? कहते हैं अगर तो डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई से तब क्या होगा? जो फॉरेन करेंसी है वो बढ़ जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, और जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो कम हो जाएगी। खुद लगा के देखो, जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो उनकी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो जाएगी और जो हमारी करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो जाएगी। इन केस सप्लाई ज़्यादा, एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट ज़्यादा हमारे कम हैं, तो उससे क्या होगा? जो फॉरेन करेंसी है वो चीपर हो जाएगी और जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी।
अब जो है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी होते हैं। क्रिटिसिज्म में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आता है इट इग्नोर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर कर देती है। ये सिर्फ उन चीज़ों को इंक्लूड करती है जो हमारे अंदर फिजिकल गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, बट इट इग्नोर्स द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, देन इट इग्नोर्स stocks, bonds, and all. Then the second its criticism is unrealistic assumptions होती हैं। कहते हैं इस थ्योरी के अंदर, कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो ट्रेड बैरियर है वो इंक्लूड नहीं होते, बट इसके अंदर वो सब इंक्लूड होता है। दिस थ्योरी इज़ नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट थ्योरी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो डेफिसिट और जो सरप्लस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, वो हमें खुद से करने पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस थ्योरी के अंदर आता है, ये जो थ्योरी है ये गवर्नमेंट के एक्शंस को इग्नोर कर देती है, बट गवर्नमेंट के एक्शन ज़रूर होते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो जनरली यहाँ पे होती ही हैं। देन वी हैव आवर लास्ट थ्योरी विच इज़ मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में दो तरीके की थ्योरीज आती है, एसेट अप्रोच एंड पोर्टफोलियो अप्रोच। एसेट अप्रोच क्या कहता है? वो कहता है कि ये एक ही एसेट को देखता है और बताता है कि ये एसेट इन फ्यूचर जाकर कैसा रहेगा, इसके बेसिस पे जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा या कम होगा। इसके अंदर एक ही स्टॉक आता है, एक ही एसेट आता है, लाइक अ सिंगल स्टॉक, अ पीस ऑफ रियल एस्टेट और अ बॉन्ड, और ये देखता है इसकी ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व एंड द मनी विच इज़ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। पोर्टफोलियो देखता है कि अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करके देखो, ये बताता है कि हमें इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ में इन्वेस्ट करके हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा एंड जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। अब हमने पीछे एक थ्योरी पढ़ी थी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में भी दो तरीके की अप्रोचेज होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट अप्रोच एंड एक होती है हमारे पास रिलेटिव अप्रोच। एब्सोल्यूट तो होती है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो सीधा सीधा परचेजिंग पावर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, बट जो रिलेटिव अप्रोच होती है वो डिपेंड करती है हमारे इन्फ्लेशन रेट पे, देन हमारे इंटरेस्ट रेट, इसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होता है, देन ही जो है हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। ओके।